स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रख करिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करें। डाल्टन योजना, डाल्टन प्लानिंग क्या है? डाल्टन थ्योरी जो क्लास में डिस्कस होता है, आप उसे घर में बाद में पढ़ते हैं क्लास के बाद? 40 बच्चों को एक शिक्षक जो समझाता है डाल्टन योजना। चलिए, मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कल? नहीं मैडम। चलिए आप नोट डाउन करें। पहले अर्थ समझेंगे। वैसे कल ये हो चुका था, मैं थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। डाल्टन विधि एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी को उसकी स्वतंत्रता, स्व अनुशासन, अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है ना। इसमें जो पाठ्यक्रम होता है उसको असाइनमेंट यानी कि छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पढ़ाया जाता है। आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। जिस शिक्षण विधि में विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में जिस शिक्षण विधि में विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वाध्याय द्वारा निर्धारित कार्य पूरा करके ज्ञान अर्जित करता है उसे डाल्टन विधि कहते हैं। मैम, इस स्वाध्याय द्वारा निर्धारित कार्य है ना, यानी कि जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं असाइनमेंट्स, पूरा करके ज्ञान अर्जित करता है है ना। इसमें क्या होता है, जो इस छात्र की जो उन्नति होती है उसके किए गए कार्य पर निर्भर करती है कि उसने अपना जो कार्य है उसको दिया गया था कितनी निपुणता के साथ किया है। इस योजना में छात्रों को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कार्य करने की छूट रहती है।
चलिए अब नेक्स्ट है हमारा माइक्रो टीचिंग उपागम। कोई बताएंगे आप माइक्रो टीचिंग उपागम से क्या समझते हैं? देखिए माइक्रो एक होता है मैक्रो टीचिंग, एक होती है माइक्रो टीचिंग, है ना। माइक्रो टीचिंग को पहले मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? जब आप टीचिंग के दौरान प्रैक्टिस करते हैं, है ना, यानी कि जैसे आप अभी आप कोई कोर्स कर रहे हैं, है ना, टीचिंग का आप कोई कोर्स कर रहे हैं, है ना, एक तरह से कह सकते हैं एक ट्रेनिंग टाइप, है ना। जब लोग बीएड करते हैं, है ना, डीएलएड करते हैं, आप जैसे योग एजुकेशन कर रहे हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, है ना। यानी कि आपको जरूरी नहीं है आप आसन अभ्यास प्रैक्टिस ही कराएं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप बच्चों को मतलब योग की शिक्षा दें, यानी कि उनको टीच करें, उनको पढ़ाएं, तो आपके लिए जब आप उस ट्रेनिंग में होंगे, है ना, यानी कि एक क्या कह सकते हैं उसको, एक कोर्स के दौरान, है ना। जैसे आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर जो भी आपका कोर्स है, इस बार मास्टर इन डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके दौरान जब आपको आपका अध्यापक एक टास्क दे, है ना, एक छोटी विषय वस्तु दी जाती है पीपल टीचर को। पीपल टीचर, यहाँ पे देखो एक टर्म आई है छात्राध्यापक। छात्राध्यापक से आप क्या समझते हैं? अभी आप सभी क्या है? अभी आप सभी छात्राध्यापक हैं। छात्राध्यापक का मतलब है आप स्टूडेंट भी है ना, और आप टीचर भी है ना। जब हम एजुकेशन के कोर्सेज करते हैं, है ना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं उस टाइम, एक तरह से हमें ट्रेनिंग मिल रही है कि कैसे पढ़ाना है। तो उस टाइम जो स्टूडेंट होते हैं वो एक तरह से उनको पीपल टीचर कहा जाता है, यानी कि छात्राध्यापक, क्योंकि आपके ऊपर एक टीचर है तो आप उसके छात्र हुए। लेकिन आप कोर्स क्या कर रहे हैं? आपको एक अध्यापक का कोर्स कर रहे हैं, तो आप क्या हुए? छात्राध्यापक कहा जाता है उस टाइम उनको, यानी कि पीपल टीचर। जब जो टीचर पढ़ाने के कार्य को सीखता है, उसकी ट्रेनिंग लेता है, तो उस टाइम जो छात्र होता है उसको केवल छात्र ना कहकर छात्राध्यापक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप छात्र भी है और अध्यापक भी है। तो माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण उस टाइम आवश्यक होता है जब आपको एक तरह से स्किल्स डेवलप किए जाते हैं आपके अंदर। आपके जो टीचर होते हैं वो आपको कोई भी विषय वस्तु देते हैं, एक कंटेंट देते हैं आपको कि आपका जो कल ये लेक्चर आपको करना है क्लास में, और इसमें स्टूडेंट भी कौन होते हैं? आपके ही पीयर्स होते हैं, है ना, आप ही के सहपाठी होते हैं। जैसे स्वाति जी को कल स्वाति जी की ट्रेनिंग है ना, स्वाति जी को एक मैंने टॉपिक दिया है कि अष्टांग योग या आसन या प्राणायाम, है ना, आपको इस टॉपिक पे लेक्चर देना है या आपको टीचिंग करनी है, आपको पढ़ाना है। और ये ड्यूरेशन जो होता है, जो मैक्सिमम टाइम होता है हमारी क्लास का, देखो जैसे मेरा ही है, मैं आपको 1 आवर तक पढ़ाती हूँ, बहुत लंबा टाइम हो जाता है ना। और 1 आवर तक स्टूडेंट को रोक के रखना भी इतना मुश्किल नहीं होता है ना। छोटे उसमें जैसे जो बच्चे होते हैं उनका ड्यूरेशन ये कम होता है, लेकिन इसको भी डिसाइड किया गया है ना, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में टाइम डिसाइड किया गया है। तो पीपल टीचर क्या करते हैं? जो छात्र अध्यापक होते हैं उनको सिर्फ 6 से 7 मिनट का टाइम दिया जाता है, या फिर 8 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, और एक टॉपिक दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है। यानी कि आपके अंदर टीचिंग का स्किल डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें पूरी कक्षा नहीं होती, आप ही के सहपाठी होते हैं। जैसे मैंने स्वाति जी को दिया तो इंदिरा जी, लक्ष्मी जी, 2-4 और हमने स्टूडेंट साथ में रखे, और एक वहां पे बैठते हैं सुपरवाइजर, आप ही के कोई टीचर बैठ सकते हैं। फिर आप अपने सहपाठियों को एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं, टीच करते हैं उनको। ठीक है, और जो कौन सा आपके कोर्स होता है? हाँ जी, वो कौन सा कोर्स होगा? मैं समझी छात्राध्यापक
छात्राध्यापक। कोर्स कैसा मैम? मैं समझी नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? जैसे आपने आपने कहा कि मतलब आप भी टीचिंग कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोग को मतलब जैसे अभी तो हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके आगे फिर कैसे नहीं, इसमें देखो हम जा सकते आपके हैं? पास डिप्लोमा आप जो कर रहे हैं ना, जी आपके पास डिप्लोमा में ही ये आपका विषय है, जी यानी कि आप इसी में पूर्ण है। जी अलग से आपको किसी कोर्स की करने की आवश्यकता नहीं है, तभी आपके मास्टर डिप्लोमा में इस विषय वस्तु को ऐड किया गया है, ताकि आपके अंदर एज अ शिक्षक स्किल्स भी, कौशल भी विकसित हो सके। जब जी आपको आवश्यकता हो बच्चे को टीचिंग करने की, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, है ना, जरूरी नहीं है ना आपने ये कोर्स किया है तो आप सिर्फ क्लासेस ही लें, आप किसी को प्रैक्टिस ही कराएं। अगर आपका इच्छा है कि मैं किसी को पढ़ाऊं, है ना, तो आप टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं, आप टीच कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स को। कितना व्यापक है, विस्तृत है योग का एरिया जी तो इसलिए ये आपके इस कोर्स में इसको ऐड किया गया है कि यदि आपको पढ़ाना हुआ तो एज ए टीचर आप कैसे पढ़ाओगे, कौन कौन से मेथड होते हैं पढ़ाने के, जी इसीलिए ये सारा विषय चल रहा है आपका, है ना। अलग से तो जैसे सभी ने देखा होगा, जो टीचर्स होते हैं वो बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, लेकिन आपका इसी में पूर्ण है। आपकी जो विषय वस्तु है, आपका जो सब्जेक्ट है, इसी में पूर्ण है, इसीलिए आपका टॉपिक यहाँ ऐड किया गया है। अदरवाइज आप योगा में है, आपको क्या आवश्यकता है? जी जी तो आपको एक शिक्षक के रूप में भी तैयार किया जा रहा है एक तरह से, ताकि आप आगे आके आप वॉइस क्लियर है मेरा? मैम आपका नेटवर्क पूरा कट गया था। अभी ठीक है? जी मैम। चलिए ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा, है ना। जैसे आपके जो पीडीएफ में लिखा है, माइक्रो टीचिंग अब विभिन्न विषयों के शिक्षण में काफी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने लगी है ना। यानी कि इसको अलग से भी टीचिंग में इस स्किल्स को ऐड किया गया है, छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ाने के लिए। प्रशिक्षण विद्यालयों में विभिन्न पाठों को इस उपागम के माध्यम से सरलता से प्रभावशाली रूप में पढ़ाया जाता है। इस विधि में छात्र अध्यापक यानी कि आप लोग को पहले किसी कौशल के बारे में भली भांति बताया जाता है, फिर उसे प्रदर्शन और प्रतिमानों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है ना। टीचिंग का कोई भी स्किल ले लेते हैं और उसको टीचर पहले आपको एक्सप्लेन करता है, फिर आपको डेमो देने के लिए बोला जाता है। छात्र अध्यापक प्रतिमानों के माध्यम से उस कौशल का निरीक्षण करते हैं, फिर पाठ तैयार करते हैं, यानी कि अब एक लेसन प्लान होते हैं, एक पाठ योजना बनाते हैं। पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान तैयार करना, आपको क्या पढ़ाना है। यदि आपको 6 मिनट दिए हैं और एक टॉपिक को आप 6 मिनट में 10 मिनट में कैसे एक्सप्लेन करें। पाठ योजना लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों नीड होती है ना, पहले भी मैंने बताया है। यानी कि यदि आपकी 40 मिनट की क्लास है, आपकी 1 आवर की क्लास है, तो आप 1 आवर में कितना टॉपिक कवर करना चाहिए आपको, है ना। यानी कि 40 मिनट में आपको बच्चों को क्या एक्सप्लेन करना है, ये प्लान आपको पहले से तैयार करना होता है अपनी कक्षा में एंटर करने से पहले। इसे बोलते हैं लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना। उन्हें कक्षा में पढ़ाया जाता है, उन्हें वीडियो टैप अथवा ऑडियो टैप्ड किया जाता है। जब आप पढ़ाते हैं तो आपका वीडियो या ऑडियो बनाया जाता है ना, जांचने के लिए कि कहाँ किस पॉइंट्स में आप में कमी रही है ना। आगे देखते हैं कि क्यों आपका वीडियो बनता है। अब छात्र अध्यापक 8-9 मिनट पढ़ा देता है, तब उसके सुपरवाइजर 1 मिनट शेष है का निर्देश देते हैं। यानी कि 10 मिनट थी आपकी
9 मिनट हो चुकी है, तो आपको जब आपकी 9 मिनट कंप्लीट हो जाती है, जो आपके सुपरवाइजर होते हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको अलर्ट करते हैं कि सिर्फ आपका 1 मिनट शेष है। तब छात्र अध्यापक को उसका मूल्यांकन चार्ट दिया जाता है, यानी कि जो सुपरवाइजर है वो आपका इवेल्युएशन करते हैं, है ना। एक चार्ट में जो स्किल्स होते हैं ना टीचिंग के, जो मैं सर ने आपको दिए या आपके सुपरवाइजर ने दिए हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। फिर जब आप उन पे खरे उतरते हैं तो उनको टिक किया जाता है। जिन पॉइंट्स पे आप वीक है उनको क्रॉस किया जाता है। सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है? सुपरविजन करना आपका, ठीक है। तो इस प्रकार इस उपागम के से शिक्षण का आपका जो प्रथम चरण है, यानी कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आपका क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है शिक्षण के द्वितीय चरण में शिक्षक एवं छात्र अध्यापक मिलकर शिक्षण पर परिचर्चा करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? जो आपके सुपरवाइजर होते हैं और आप मिलकर उस पर आपने जो डिस्कस जो पढ़ाया है उसके ऊपर चर्चा की जाती है, और आवश्यकता अनुसार जो आपका ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो शूट किया गया है, उसको आपको उसको यूज करके सुनाया जाता है, दिखाया जाता है कि आपके खड़े होने में हर स्किल सिखाया जाता है। वहां पे कैसे खड़े होना है, बोर्ड के किस साइड खड़ा होना है आपको, कैसे बच्चों के सामने आपको, ऐसा नहीं है कि बोर्ड को बच्चा देखता है और आप प्रॉपर बोर्ड के सामने ही खड़े हो जाएं। आपको कैसे साइड में खड़े होके बोर्ड पे लिखी हुई बातों को एक्सप्लेन करना है, बोर्ड पे कहाँ आपको डेट डालनी है, कहाँ विषय वस्तु लिखनी है ना, कहाँ अपना पाठ जो पढ़ाना है वो लिखना है। तो ये सब चीजें आपको ट्रेनिंग के द्वारा सिखाई जाती है। ये सेकंड स्टेप में फिर आप मतलब आप सुपरवाइजर जो होते हैं वो आपके जो स्किल्स है, जो प्रॉब्लम है, जो पॉइंट्स उन्होंने नोट किए हैं वो बताए जाते हैं आपको, और आपको उसको सुधारने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके पश्चात छात्र अध्यापक लगभग 15 मिनट के लिए चला जाता है। इस समय वह अपने पाठ पढ़ाने के सुझावों के अनुकूल तैयारी करता है। जो कमी रहती है वो फिर से उसकी प्रिपरेशन करता है। यह समय योजना बनाने का समय अथवा तृतीय चरण कहलाता है, यानी कि फिर से तैयारी करके पढ़ाना। फिर छात्र अध्यापक दूसरे दौरे में पढ़ाता है, जिसे पुनर्शिक्षण काल कहा जाता है। इस समय छात्र अध्यापक अपना पहला पाठ जो प्रथम चरण में पढ़ा चुका है उसी कक्षा के दूसरे छात्रों के समूह को पढ़ाता है ना। थोड़ी सी यहाँ पे आपकी जो पीडीएफ है उसमें मात्राएं नहीं है, उनको आप सही कर लीजिएगा, है ना। जैसे कक्षा के दसरे लिखा है, दसरे नहीं है, ये दूसरे है। पेज नंबर 19 पर छात्रों के समूह है, ये समूह को पढ़ाता है, समय नहीं है। और फिर 8-9 मिनट बाद परिचर्चा काल प्रारंभ होता है, फिर से डिस्कस किया जाता है। इस प्रकार से इस उपागम में लगभग 40 to 50 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में प्रकरणों का मान छात्र अध्यापकों शिक्षण कौशल, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है छात्र अध्यापक के लिए, पीपल टीचर्स के लिए, के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है ना। यानी कि पीपल टीचर, ताकि टीचर में स्किल्स का विकास हो सके। पीपल टीचर में क्या हो सके, इसको क्यों यूज किया है माइक्रो टीचिंग को, ताकि टीचर्स जो है, आप लोग जो है, आप में सभी कौशल, पढ़ाने के सभी कौशल, सभी स्किल्स का विकास हो सके, है ना। यानी कि आपको रियल कक्षा में कैसे पढ़ाना है ना, आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, उसकी तैयारी के लिए, है ना, आपको माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। क्लियर हुआ सभी को माइक्रो टीचिंग? अच्छा पॉइंट था ये, अच्छा टॉपिक था, है ना। जैसे जो टीचर बनेंगे, जैसे मैंने बताया था, यानी कि जो प्री सर्विस में है या सर्विस है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाया जाता है जो प्री सर्विस, यानी कि जैसे जो तैयारी कर रहे हैं,
जो टीचर बन जाते हैं उनको भी, क्योंकि स्किल्स क्या है, नए नए स्किल्स एजुकेशन में आते रहते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग होती है, बीच बीच में उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, कौन से स्किल्स चेंज हुए हैं, है ना, कौन किन का विकास हुआ है। आपने देखा ही होगा जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज होती रहती है, तो जब भी जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि उनको भी समय के साथ साथ चलना होता है। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व विकास में योग शिक्षा का महत्व। मैम माइक्रो टीचिंग का कोई डेफिनेशन नहीं होगा मैम? हाँ, लिख सकते हैं आप। जिस उपागम में शिक्षक मैम एक बार फिर रिपीट करिए। जिस उपागम में शिक्षक कम विद्यार्थियों को कम समय, जिस उपागम में शिक्षक विद्यार्थियों को कम समय और सीमित विषय वस्तु के माध्यम से, सीमित विषय वस्तु के माध्यम से किसी एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करता है, उसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। मैडम क्या लास्ट सेंटेंस? हाँ, किसी उपागम में शिक्षक, जिस उपागम में शिक्षक कम विद्यार्थियों को कम समय और सीमित विषय वस्तु के माध्यम से किसी एक शिक्षण कौशल का अभ्यास करता है, उसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। है ना, एक तरह से इसका अर्थ कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण उपागम है जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण कौशलों, है ना, का अभ्यास छोटे छोटे स्तरों पर करता है ना, छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं आपको, छोटी छोटी विषय वस्तु दी जाती है। एक होता है ना, अब क्यों इन सब चीजों की नीड होती है ना, क्योंकि एक हमारे अंदर एक झिझक होती है ना, उस कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ये सब, इन सब की नीड होती है, ताकि हम जब बच्चों के सामने खड़े हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरे ना, कहीं ना कहीं हम जब प्रैक्टिस इतना कर लेते हैं तो यानी कि विषय को पढ़ा पाते हैं। मैम तो फिर ये टीचर ओरिएंटेड हो गया, सेंट्रिक। हाँ, मतलब जैसे जो, हाँ, ये एक मेथड हुआ ना, ये आपका टीचर ओरिएंटेड हुआ, क्योंकि इसमें आपका स्किल्स डेवलप हो रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट चले आगे, व्यक्तित्व विकास में योग शिक्षा का महत्व। अभी तक जितना यहाँ तक था ना, ये जो मेथड्स थे, है ना, ये थोड़ा डिफरेंट थे, आपको भी लगे होंगे, है ना, फर्स्ट टाइम आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे, इसीलिए इन सबको इतना डीपली पढ़ाया गया है ना, गहराई से इनको पढ़ाया गया है, ताकि आप हर मेथड को समझ पाए, है ना। आगे थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, चलो इसको करते हैं फिर। चलिए, व्यक्तित्व विकास में योग शिक्षा का महत्व, और सबसे पहला महत्व है सामाजिक विकास, समाज का विकास। नेक्स्ट है हमारा नैतिक विकास, थर्ड है हमारा सांस्कृतिक विकास, और उसके बाद है हमारा लास्ट में आध्यात्मिक विकास, यानी कि
ऐसे योग से, योग शिक्षा से, योग एजुकेशन से हम समाज का विकास हो सकता है, हमारा नैतिक विकास हो सकता है। तो आप मुझे बताएंगे आज थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है। चलिए आप बताएं वसुधा जी। मैम सामाजिक विकास। हाँ कोई बात नहीं, आपके पास जो है उसी से रीड करें, उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैम मेरे पास तो अभी पीडीएफ है नहीं। सामाजिक विकास मतलब मैं जो समझा अच्छा पा अच्छा, रही नहीं आप देखो, मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ। जैसे आपने योग सीखा है ना, यानी कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर योग आ चुका है, उतर चुका है। आप एक योग शिक्षक बन चुके हैं, है ना। तो एज ए योग टीचर आप कैसे अपने समाज का विकास कर सकते हैं, ये बताइए। आप अपने शब्दों में बताइए। मैम पहले तो अगर हम योग सिखाएंगे, खुद करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, तब तो कल्चरली भी हम लोगों का वी आर प्रमोटिंग आवर कल्चर हाँ मैम। क्योंकि योग तो बिल्कुल। बहुत पहले से है। वेद पुराण एंड ऑल कल्चर वी आर प्रमोटिंग। और उसके बाद योग करने से आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, तो और दूसरे जिनको सिखाते हैं वो भी फिट रहेंगे, तो डिजीज एंड ऑल वो सब कम होता है। और जब हाँ यस मैम, अगर इफ यू आर फिट तो समाज भी फिट ही रहेगा। अगर इंडिविजुअल फिट हाँ रहता है बिल्कुल। तो समाज भी फिट रहता है। हाँ देखो, जब आप फिट रहेंगे, आप जिसको सिखा रहे हैं जब वो फिट रहेंगे, यानी कि हमारे युवा पीढ़ी जो फिट रहेगी, तो इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी डेवलप होगी और हमारे राष्ट्र का विकास होगा बड़े लेवल पर, है ना। चलिए अब शकुंतला जी बताएंगी। आपके पास है पीडीएफ, पीडीएफ से बताएं या अपने विचार बताएं। अच्छा बताया वसुधा जी आपने। देखो इससे क्या है, ये एक तरह से आपकी माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग हो रही है। बताएं। मैम इससे सामाजिक विकास होता है। पहले तो हम जो अगर हम योग पढ़ रहे हैं तो हमें खुद अपने आप में एक इंसान के व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है, और उससे उसके परिवर्तन से उसके परिवार में भी सुधार आता है धीरे धीरे। फिर जी समाज में भी उसका असर दिखता है, अपने आसपास से मिलता है, उसका व्यक्तित्व लोग जानते हैं, तो उसमें समाज का भी असर पड़ता है धीरे धीरे। जब समाज में इसकी ज्यादा मतलब मांग कहिएगा, फिर लोग ज्यादा इसको फॉलो करने लगते हैं, तो अच्छा समाज और अच्छे समाज से राष्ट्र का ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है योग। इससे सामाजिक विकास जी। होता है। चलिए शायद एक्सप्लेन नहीं कर आप पाया उतना बताएं। सही से। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वही है ना। आपके विचारों को सिर्फ आपने प्रस्तुत करना है ना। एक जो मन में जी होता है ना कि नहीं हमें नहीं आता तो नहीं बोल पाएंगे, है ना। स्वाति जी बताएंगे जी। मुझे, कुछ भी बताए थोड़ा थोड़ा सा, जितना आप, मैं तो बोल रही हूँ ना, अपने सामने पीडीएफ रख के पीडीएफ को रीड करके ही बताए। बताए स्वाति जी। अर्जुन सर मैम तो भाग गए, कभी अर्जुन इस सर बात बोल में तो देना। मैं अपने खुद के अंदर ही सामाजिक विकास अपने आप में देखना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे फैमिली को देना चाहूंगी, उसके बाद मेरे आसपास पड़ोसी और कुछ लोगों को भी मैं देना चाहूंगी सामाजिक विकास। मैं भी योग करूंगी, मैं जो बेनिफिट पाऊंगी मैं अपनी फैमिली को भी दूंगी, उसके बाद मेरे आस पड़ोसी जो सभी हो लोग होंगे उनको भी देना चाहूंगी। चलिए मुझे लक्ष्मी मैम आप बताएं, आज सबका टर्न आएगा। जी मैम, अगर हम अपने परिवार में अपने आप में कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रवान बने, तो हमारे समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। और हर घर घर में अगर यही परिवर्तन होगा तो राष्ट्र और समाज, भारत भी, भारत का भी परिवर्तन होगा और समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। चलिए अब इंदिरा जी बताएंगी। समाज पहले मैं स्वयं को चरित्रवान करूंगा, इसके बाद हमारा परिवार को, इसके बाद समाज को। योग से हाँ चरित्रवान होने से राष्ट्र सुधरेगा,
समाज की लोग स्वयं सुधरेंगे, युवा युवा पीढ़ी भी सुधरेंगे। उनको मद मांस से दूर करना, सात्विक भोजन खाने के लिए देने से वो चरित्रवान धीरे धीरे आप हो जाएगा। मैं हाँ, चलिए अब मुझे अर्जुन सर बताएंगे। अर्जुन सर कैसे विकास करेंगे हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का, योग सीखने के बाद? योग सीखने के बाद हमने तय किया है कि हम सिर्फ हमारा आसपास जो युवा पीढ़ी है उसको योग सिखाऊंगा और शारीरिक मानसिक के रूप में उसको ट्रेन करूंगा। चलिए आप बताएं सर, रघुनाथ सर आप बताएं। योग तो आप सुस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, योग करो और सुस्त रहो, ये है हमारी योग का नियम है। तो मैं भी सुस्त हूँ, सबको सुस्त करूंगा और सब भी सुस्त रहो, मेरा साथ सब भी योग करो। मैं जैसा सुस्त हूँ सारी समाज भी सुस्त रहो, मेरा परिवार भी सुस्त रहो। और एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, योग से सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ स्वास्थ्य ही, आपको सिर्फ स्वास्थ्य का निर्माण करना है, आपको अपने चरित्र का भी निर्माण करना है। जब योग को अपने जीवन में उतारोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके चरित्र का भी निर्माण होगा, और जब आपके चरित्र का निर्माण होगा तभी आप समाज का विकास कर पाएंगे, है ना। चलो बाकी सबको देखते हैं। हाँ शिल्पा जी। मैम, मैं जैसे हूँ, मतलब मेरे साथ साथ समाज के सभी व्यक्ति को मतलब सुधारना है, सभी व्यक्ति को, जैसे कि वो ताकि वे बेहतर और सुरक्षित जीवन जी सके, मतलब योगा करके या कुछ भी। चलिए आप पूजा जी। पूजा जी आप क्लास में हैं? हाँ जी मैम, हाँ जी आप मैम। इससे हमारे शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी विकास होता है। गुड। इससे हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो गुड अच्छी होती है, बेहतर होती है और मन एकाग्र होता है। बिल्कुल। तो इससे समाज को क्या फायदे होगा, ये तो आपने अपना फायदा बताया। मैम जब हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यानी कि जब आपका मानसिक विकास होगा, बेहतर होगा, शारीरिक विकास बेहतर होगा, तो आप जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं उनको भी अपने साथ जोड़ पाएंगे। हाँ विकास हो पाएगा उनका भी। हाँ कांता जी मैम, मैम। तारा कांता जी आप बताएं। मैं बताइए क्या महत्व है सामाजिक विकास में योग शिक्षा का? स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए। खुद ही हेल्दी रहना है बस। चलिए आप बताएंगे। शिव प्रसाद सर आप बताएं सर। चलिए कोई रह गए या है? हाँ जेमा जी आप हैं क्लास में, आप बताएं। ममता जी। चलिए तो देखते हैं कैसे सामाजिक विकास होगा। आप सभी ने बड़ा अच्छा बताया, थैंक यू आप सभी का। योग शिक्षा से व्यक्ति की कायाकल्प हो जाती है, काया पलट हो जाती है। जहां तक मुझे लग रहा है ये काया पलट लिखा हुआ है, कायाकल्प हो जाती है,
व्यक्ति चरित्रवान बनता है, कर्तव्य पालन की भावना बढ़ती है ना, यानी कि उनमें कर्तव्य पालन की भावना विकसित होती है। यदि जन जन में कर्तव्य निष्ठा आ जाए, कर्तव्य निष्ठा मतलब बताएंगे कोई, कर्तव्य निष्ठा का क्या मतलब होता है? कर्तव्य निष्ठा मतलब किसी कार्य को अच्छी तरह करना है ना, और दूसरों के प्रति अपनी जो दायित्व है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरी गंभीरता से निभाना। यानी कि जब जन जन में कर्तव्य निष्ठा आ जाए, जन जन चरित्रवान बन जाए, तो समाज, राष्ट्र तथा अंत में सारे विश्व का कल्याण हो जाए। योग शिक्षा से व्यक्ति में सामाजिक कल्याण तथा विकास की भावनाएं भी भरी जा सकती है। यानी कि सामाजिक विकास तथा उन्नति में योग शिक्षा निम्न आधार पर सहायक है। कैसे हेल्पफुल है? नंबर फर्स्ट दिया है, व्यक्ति समाज कल्याण के लिए तभी सहायक हो सकता है यदि वह स्वयं तन और मन से स्वस्थ होगा। अब आप देखिए, आप अपनी सोसाइटी में है ना, आप कोई काम करना चाहते हैं, या आप एक तरह से सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, है ना, आपका मन तो बहुत है करने का, लेकिन आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है, आप खुद ही स्वस्थ नहीं है ना। यानी कि जब आप खुद स्वस्थ होंगे, खुद हेल्दी होंगे, तो अपने कार्यों को भी, जो आपने अपने मोटिव बनाए हैं, उनको भी अच्छे से कर पाएंगे। अर्थात योग तन और मन को स्वस्थ रखकर व्यक्तियों की कार्य क्षमता में, आपकी कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसमें वृद्धि होती है ना। अब देख ले यहाँ पे, जैसे रघुनाथ सर है ना, शकुंतला मैम है ना, और एक लक्ष्मी मैम जुड़ते हैं शायद, हाँ, है ना। अब सब देखो, इनके ये इस एज में भी इनके अंदर एक भावना है कार्य क्षमता करने की, यानी कि इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है ना। यानी कि कहीं ना कहीं योग से ये लोग जागरूक हो रहे हैं, और ये इनका जो कार्य करने की क्षमता है, फैमिली में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए भी, और इस एज में भी वो बढ़ी है। और इससे क्या होता है, फिर समाज की भलाई होती है और विकास होता है समाज का। और ये कोई लिमिट भी नहीं है कि आपको सिर्फ किस एज में, यानी कि आप सिर्फ 20 की एज में सीख सकते हैं, या फिर आप 20 की एज में कर सकते हैं, 30 तक कर सकते हैं, है ना। फीमेल्स में, महिलाओं को तो ये कहा जाता है कि उनको 30, जैसे ही वो 30 एज में आ जाए, पहले करें तो बेटर है, लेकिन 30 या 30 प्लस होते ही उनको योग जरूर करना चाहिए अपने लिए, उनके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा, योग राजसी तथा तामसी भोजन के स्थान पर सात्विक भोजन पर बल देता है ना। क्या कहता है योग कि जो आपका भोजन है वो कैसा हो, वो राजसी प्रवृत्ति का हो, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, और वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से करेंगे। तो जब आप अच्छा भोजन खाएंगे, फ्रेश फूड खाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आहार जो है वो आपके गुणों में भी अंतर लेकर आता है। सात्विक भोजन से आचरण तथा व्यवहार में सुधार होता है। योग सद आचरण की प्रेरणा देता है ना, अच्छे आचरण की आपको, आपके अंदर एक भावना प्रेरित करता है। आज की युवा पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर है ना। यदि वर्तमान युवा पीढ़ी सद आचरण करने वाली होगी, तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य सुरक्षित होगा, सेफ होगा। इसीलिए जोर दिया जाता है कि जो आजकल के नव युवक है, नव जवान है, भले ही वो बालक है या बालिका है, उनको सबको योग सिखाना चाहिए। इसीलिए डिमांड हो रही है कि बच्चों को बचपन से योग सिखाया जाए, योग के महत्व को बताया जाए, क्या विशेषता है, क्या महत्व है, ये बताया जाए। नेक्स्ट है हमारा नैतिक विकास। योग शिक्षा नैतिक विकास में, यानी कि आपके मोरल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है, एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहा जाता है कि यदि धन गुम हो जाए, यानी कि यदि आपके पास धन ना रहे, तो भी व्यक्ति बिना फिर से धन कमा लेगा, है ना। लेकिन जब आप में मोरल ही नहीं डेवलप है, मोरल स्किल्स नहीं है, आपके अंदर नैतिक विकास ही नहीं है, तो ऐसे धन का भी कोई महत्व नहीं होता। आपने देखा होगा, जब आप किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं ना, और वो आपसे अच्छा बिहेवियर ना करे आपके साथ, तो आपको उसका उस टाइम धन नहीं दिखाई देता है,
है ना। आपका धन से ज्यादा किसकी वैल्यू होती है? आपके व्यवहार की वैल्यू होती है, नैतिक मूल्यों की ज्यादा आवश्यकता होती है ना। आप जैसे बच्चों से ही ले लें, बच्चे पढ़ लिख लें, है ना, बड़े अफसर बन जाए, लेकिन उनके अंदर क्या है? नैतिकता है ही नहीं उनके अंदर। कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करना है, कैसे छोटों के साथ व्यवहार करना है। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा इस चीज पे जोर दिया जाता है। पढ़ तो जब बच्चों के अंदर नैतिक विकास डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो वो पढ़ भी लेंगे और वो कुछ जीवन में कर भी लेंगे, है ना। तो यानी कि बच्चों के अंदर, हाँ जी, नैतिक विकास का विकसित होना बहुत आवश्यक है। तो वह जीवन में कुछ खोता है परंतु चरित्र नहीं है, तो उसने सब कुछ खो दिया। यानी कि धन खोया तो चला गया, चल जाता है, लेकिन यदि वो अपना चरित्र ही खो दे तो इसका मतलब उसने अपना सब कुछ खो दिया। योग शिक्षा नैतिक विकास तथा संवेगात्मक विकास की दिशा में निम्नलिखित कार्य करती है। जैसे योग सद आचरण, संयम, इंद्रिय निग्रह की भावना मन में भरता है। यानी कि अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय निग्रह का मतलब हुआ इंद्रियों को वश में करना, है ना। जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी, है ना, हमारे जो सेंसेस है, किसी को देख के एकदम से इसके पास ऐसे कपड़े हैं तो मेरे पास भी ऐसे कपड़े हो, इसके पास इतना धन है, यानी कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, आपकी इंद्रियां आपके वश में होगी। आप ऐसे ही किसी चीज को देख के लालची नहीं बन पाएंगे। उपयुक्त समय पर उपयुक्त कार्य करना, यानी कि सही समय पर सही काम करना तथा संवेगात्मक व्यवहार करने के गुण पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आज सत्य, प्रियता, कर्तव्य निष्ठा, दया, सहानुभूति, प्रेम, शांति, सहयोग केवल पुस्तकीय शब्द रह गए हैं। वास्तविक जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। योगिक क्रियाओं से व्यक्ति में ये गुण पैदा ही नहीं होते, वरन वास्तविक जीवन में व्यक्ति इन्हें अपनाता भी है ना। आप कहीं ना कहीं, यानी कि आपका जीवन बदल जाता है, परिवर्तन आ जाता है आपके व्यवहार में, आप खुद को समझ पाते हैं आपकी वैल्यू क्या है ना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास। किसी भी देश के उत्थान पतन, यानी कि उसको उत्थान के लिए और उसके पतन में देश की संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का गौरवमय इतिहास इस बात का प्रमाण है। भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था, जहां धन धान्य की कोई कमी नहीं। आध्यात्मिक आधार पर विश्व गुरु संस्कृति का पतन होता रहा, देश का पतन होता रहा। आज भारत की आधी से भी अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से भी निम्न जीवन जीने पर विवश है तथा भारत विश्व समुदाय का कर्जदार है। ऐसी विकट स्थिति में रोशनी की माध्यम से लो नजर आती है तो वह केवल योग है। आप समझ सकते हैं इनको। योग शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृति बनाने तथा सांस्कृतिक विकास की दिशा में निम्नलिखित कार्य कर सकती है। कौन कौन से कार्य हो सकते हैं वो? जैसे योग शिक्षा सद आचरण, संयम, नियम तथा इंद्रिय निग्रह आदि के माध्यम से उपयुक्त मानवीय मूल्यों को विकसित कर व्यक्ति को संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। युवा वर्ग को विशेष रूप से योग संबंधी साहित्य तथा दर्शन आदि से परिचित करवाकर अपनी संस्कृति को तथा जो पश्चिम संस्कृति के कारण समाप्त होती जा रही है, जानने तथा पहचानने में सहायता मिल सकती है। युवा वर्ग को अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करने का अवसर तथा उसके मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर मिल सकता है योग से, है ना। आप देख सकते हैं कैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ रही है ना। देखो, जो अभी हमारी जनरेशन चल रही है, ये जो हमारी पीढ़ी है, कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर आता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं,
कैसे अपनी संस्कृति को सेफ रख सके, हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो रीति रिवाज है वो कैसे सेफ बने रहे और हम इसे आगे कैसे पीढ़ी में पहुंचा सके, है ना। यानी कि हमें मेहनत करने की आवश्यकता है ना। देखो अब हम क्या है, हमें हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, हम यानी कि हम हमारा जो एक एज है ना, आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है। हमारे पेरेंट्स की जब जीवन शैली थी, जीने का जो तरीका था, और हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, कितने चेंजेस आ गए हैं, कितनी स्मार्टनेस आ गई है ना। और कहीं ना कहीं जैसे बच्चे पहले पेरेंट्स से डरते थे, आज पेरेंट्स से वो उतना एक तरह से कहेंगे कि बहुत ओपन हो गए अपने पेरेंट्स